हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द बायो वैली। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बायो से क्वेश्चंस चैप्टर 8 से जनन से। इसमें आज हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 130। जितना क्वेश्चन कवर हो सकता था मैंने टोटल कर रखा हूँ। वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। आपको पता है, अगर आप पढ़े होंगे थ्योरी में तो आपको ये बताया गया होगा कि पुष्प का जो भाग होता है, जैसे कि बाह्य दलपुंज है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है और ये स्त्रीकेसर है। तो परागकण इसमें से बनाता कौन है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। परागकण कौन बनाता है? तो परागकण जो होती है लघु बीजाणु में बनती है, और लघु बीजाणु कहाँ पाया जाता है? ये पुंकेसर में पाई जाती है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है। अब ये शुक्राणु क्या होती है? तो नर में पाए जाने वाले जो ब्रेशन होती है, आपको पता होगा ब्रेशन, जो एक जोड़ा पाया जाता है, ब्रेशन जो होती है, यहाँ से शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है? तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बात किया हूँ कि ये ब्रेशन के माध्यम से ब्रेशन में शुक्राणु का निर्माण होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन कहा गया है कि लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का जोड़ा जो पाया जाता है कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो लिंग का गुणसूत्र का जोड़ा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका स्त्री और पुरुष दोनों में पाई जाती है। तस तस जोड़े दोनों में पूर्ण रूपेण होते हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? इसमें से ऐसा कौन सा भाग है जो फल बनाता है? आपको पता है कि पुष्प, किसी पुष्पी पादप के लिए पुष्प जब भी होती है तो उसके आगे ये फल बनाने की सोचता है, ना कि पौधे बढ़ने की कोशिश करता है, पुष्पी पौधे में खास करके। तो यह जो पुष्प जो बनेगा वो सॉरी, ये जो पुष्प से जो फल बनाएगा, ये फल जो बनेगी ये कहाँ से बनेगा? तो अंडाशय से निर्माण होगी। इसका अंडाशय आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा, सॉरी अलैंगिक जनन, हाँ मुकुलन विधि के द्वारा होता है। मतलब नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अलैंगिक जनन जो होती है किसके माध्यम से होती है? तो इसमें अलैंगिक जनन जो हो जाता है किसके माध्यम से होगी? तो यह हो जाएगा ईस्ट में हो जाएगा। कहाँ में, किस में हो जाएगा? ईस्ट में। अब देखिए, अगर हर एक चीज़ के बारे में आप पढ़ रखे हैं तो आपको याद होगा अमीबा में द्विलिंगी होता है, या सॉरी विखंडन होता है या बहुविखंडन होता है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है। स्पायरोगायरा में भी खंडन विधि होता है। तो ईस्ट है, मुकुलन विधि के द्वारा होती है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में ये चार ऑप्शन में से ऐसा क्या चीज़ है जो जनन तंत्र में हिस्सा नहीं लिया जाता है? तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी टोटल चीज उपस्थित है। शुक्र वाहिका जो नर में पाया जाता है ये नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में क्या होता है। यानी कि जब ये आपको पता चल रहा है कि ये पुनरुद्भवन है, मुकुलन है, खंडन है, कृत्रिम विधियां, तो इससे ये साबित होती है कि जनन के बारे में पूछ रहा है। तो प्लेनेरिया में, तो आपको जब भी प्लेनेरिया दे तो आप याद रखना कि मुकुलन विधि के द्वारा ये जनन है। अच्छा, ये मुकुलन होता क्या चीज़ है? तो मुकुलन देखिए, जैसे कि मान लेते हैं मुकुलन का मतलब ही होता है कि एक बर्ड, जैसे ईस्ट की बात करूं, ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, ये ईस्ट है। यहाँ पर क्या करेगी? एक बर्ड निकलेगा कुछ इस तरह से, ये बर्ड निकलेगा। और कुछ समय तक ये जब बर्ड एक संपूर्ण रूपेण हो जाता है तो बीच बीच क्या होती है, विभाजित होकर एक नया फिर से ये अपना बर्ड का निर्माण कर लेता है। यही मुकुलन होता है। यानी कि जैसे कि हाइड्रा में भी, आप हाइड्रा के बारे में पढ़ रखे होंगे, कुछ इस तरह से हाइड्रा होती है। इसमें क्या होता है, एक बर्ड निकलता है यहाँ से मुकुलन। और जब ये वयस्क हाइड्रा हो जाता है, वयस्क ये हाइड्रा बनता है, तो ये खुद का एक, यहाँ से कट के एक खुद का एक निर्माण कर लेता है, खुद का एक नया हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही मुकुलन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर
कि मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव का जो जननांग होता है किस आयु में जाके परिपक्व हो जाती है। ऐसे तो हम देखेंगे तो 12 वर्ष होते ही प्रारंभ हो जाती है। ये सब जननांग विकसित होने की स्वरावस्था के लक्षण के कारण ऐसा होने लगता है, हार्मोन परिवर्तन होती है। लेकिन मैं पूर्ण रूपेण की बात करूं तो 18 साल में जाके क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होगा, तो अमीबा में होगा नहीं, मलेरिया सॉरी प्लेनेरिया होनी चाहिए थी, मलेरिया पैरामीशियम। तो आपका जो हो जाएगा ईस्ट, इसका आंसर सही है कि मुकुलन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था ईस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। संलयन को यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक साथ दोनों मिल जाता है तो वह निषेचन करता है। क्या करेगा, उसको निषेचन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होती है निषेचित होगा, निषेचन करेगा, कहाँ पे जाके निषेचन करता है, तो वो अंडाशय में निषेचित होता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, प्राकोष में होता है। अभी प्राकोष में होता है, प्राकोष की बात करें तो पुष्पी पौधे की बात कर रहा है, तो यह प्राकोष में क्या हो जाएगी, प्राकोष में होता है। ठीक है, प्राकोष में पूछा गया कि प्राकोष में होता है क्या चीज़, प्राकोष में क्या चीज़ होता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो याद रखना है, प्राकोष जो होती है कहाँ होती है, सॉरी प्राकोष में क्या होता है, प्राकण होते हैं, उपस्थित होते हैं। मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो निम्नलिखित कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है, तो आपको पता है योनि, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और एक डिंब वाहिनी, ये टोटल चीज जिसमें से एक शुक्रवाहिका सिर्फ नर में उपस्थित होता है, अन्यथा सारा जो है मादा में होती है। और यहाँ पूछ क्या रहा है, मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, मादा की जनन तंत्र भाग नहीं है, तो यही आपका ये शुक्रवाहिका नहीं होगी जो पुरुष में पाया जाता है। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाती है। कितने उम्र में होते ही टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो होता है ये प्रारंभ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 15 से 18 वर्ष के उम्र में ये स्रावित होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिसिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये साफ पानी में भी उत्पन्न होते हैं। किसमें, साफ पानी में भी उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा की बात करूँ तो किसके द्वारा अलैंगिक जनन होगी। हाइड्रा के बारे में मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था कि हाइड्रा किस तरह से होते हैं। तो उसमें जो जनन होंगे वो कुछ इस तरह से, उसका डायग्राम की मैंने बात करा था। कुछ ऐसा था जिसमें एक बर्ड निकलता है और ये बर्ड जब पूर्ण रूपेण हो जाता है तो अपने से कट जाता है। जब भी ऐसा स्थिति आ जाए, ये कटने की बात होती है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हमेशा आप याद रखोगे, तो हो जाता है मोकुलन विधि। क्या हो जाता है, मोकुलन है वो। चलिए नेक्स्ट है मुकुलन। अगला 17 नंबर है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होगा, मुकुलन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा, सॉरी ईस्ट, ईस्ट में ऐसा होता है। 18 नंबर, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूँ तो किसके द्वारा ये होगा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होती है ये फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। अगर हम पत्ती तना की बात करें तो यह हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, जो अलैंगिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का विधि है। अलैंगिक जनन इसमें कौन सा होगा। तो अलैंगिक जनन की बात करूँ तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, यानी टोटल जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण है। आपका आंसर सभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम 20 नंबर देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, साफ जल में। चलिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं।
नर युग्म का मादा युग्म जब दोनों एक साथ युग्मों का मिल जाता है तो उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला है कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये कॉर्पस ल्यूटियम है क्या? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जिसे हार्मोन स्रावित करता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, यह यहाँ से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, ये होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी कि लैंगिक में होने वाले कौन सा ऐसा रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो लैंगिक संचारित रोग है वो है ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस से होते हैं। मैं नेक्स्ट की बात करूं तो स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो स्त्रियों में प्रजनन होने वाले चक्र को हम क्या कहेंगे? रज्जो धर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र। यानी तो अगर हम बात करें तो टोटल इसमें आपका आंसर हो जाता है, सभी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो नर प्रजनन अंगक है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे पुंकेश्वर। फूल में पाए जाने पुंकेश्वर होता है नर के लिए। उसके बाद अंडप जो होता है स्त्री के लिए चला जाएगा, स्त्री केसर के लिए। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसमें से एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा जिसमें एक लिंग ही पाया जाता है? पुष्प भी दो तरह के होते हैं कि द्विलिंगी एकलिंगी। जो द्विलिंगी होते हैं उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन एकलिंगी में हो जाएगा पपीता आपका आंसर होगा। अन्यथा हम देखेंगे तो सरसों द्विलिंगी है, अड़हुल भी द्विलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित लैंगिक संचारित रोग से विषाणु के द्वारा होने वाले लैंगिक जनन जो संचारित करता है वो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो विषाणु के द्वारा होने वाले यानी कि वायरस, विषाणु मतलब इसका इंग्लिश वर्ड है वायरस है। तो वायरस होने वाले कौन से रोग हैं? तो एड्स हैं वायरस होने वाले रोग। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महिला में मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों का होता है? जो मासिक चक्र की अवधि जो होती है कितने दिनों का हो जाएगा? तो यह जो हो जाता है 28 दिनों की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित है? बैक्टीरिया जनित पूछ रखा है। आप एक काम करोगे कि टोटल चाहे बैक्टीरिया से हो या हम बात करेंगे ये वायरस से यानी कि जीवाणु से या विषाणु से होने वाले सभी रोग को आप याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। तो यह जो हो जाता है सिफिलिस। सिफिलिस जो होगी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, सॉरी यहाँ पर कट हो रखा है। मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण का विकास कहाँ पर होगा? अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। तो अंडवाहिका सबको पता है क्या निकलती है? अंडाणु जो अंड होती है वो बाहर आते हैं। अंडाशय में मतलब अंड बनता है। उसके बाद हम बात करूँ तो ये जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाती है वो गर्भाशय हो जाएगा जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलते? लियो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम से देखा था कि कलिका निकलते बर्ड्स किस प्रकार के जनन में निकलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुकुलन हो जाएगा, जो ईस्ट में था, हाइड्रा में था, जनन हो जाएगी। स्त्री केसर में आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर जो होते हैं यानी कि पौधे से रिलेटेड है क्वेश्चन। आधारीय भाग, जहाँ पे ये आधारीय का मतलब हो जाता है कि नीचे जो उपस्थिति होती है इसके, कुछ जैसे कि बात करेंगे ये आधारीय भाग कहलाता है, ये आधारीय भाग होती है। इसमें पूछा गया कि स्त्री केसर में आधारीय भाग को कहते हैं क्या कहते हैं? तो आधारीय भाग को जो अंडाशय कहा जाता है यानी कि यहाँ पर जो होती है अंडाशय पाया जाता है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर की जो अग्रभाग ऊपरी की जो भाग होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम कहते हैं परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेधन, इसकी क्रिया जो होगी
किस जीव में मुख्य रूप से होता है? तो निषेधन की क्रिया जो होती है वो होता है पुष्पी पादप और जंतुओं में होते हैं। किस में होते हैं? पुष्पी पादप और जंतु दोनों में किया जाता है निषेधन। अगला हम देखेंगे निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। निषेचन के बाद जो है फलस्वरूप यानी उसके पश्चात जो अंडाशय की दीवार जो होती है कैसा बनता है? मतलब दीवारें बनाती है, सॉरी दीवारें बनाती है तो किस में बनाई, मतलब कहाँ पे ऐसा उपस्थित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फल में हो जाएगी। फल में निषेचन के बाद दीवारें बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बन जाता है? जो बीजांड होता है, बीज जो होती है जहाँ पे बीज बनता है उसकी दीवारें मोटी बहुत होती है और वो मोटी होने के बाद क्या बन जाता है? उसको हम कहते हैं बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावरण बन जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? ये आपका दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सी भाग होगी जो सिर्फ और सिर्फ पुष्प जननांग में पाया जाएगा? तो फेलिपियन नलिका स्त्री में पाया जाता है, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक और लेविया माइनोरा। तो जब सिर्फ पुष्प सॉरी पुरुष की जो बात करें या नर की बात करा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्रवाहिका होगी जो पुष्प जननांग में पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो इसमें कहा कि कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स भी लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसकी बात करूँ तो ये भी है, गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है। बच क्या रहा? टाइफाइड बच रहा है। ये आपका टाइफाइड जो है अन्य प्रकार से बाह्य कारक के रोग है, ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट में बात करें गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं, अच्छा गुणसूत्र से अच्छा है कि गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष में क्या पाए जाते हैं? तो एक्स वाई पाए जाते हैं गुणसूत्र। ये नर का है। मैं मादा की बात करूँ तो एक्स एक्स पाए जाते हैं। मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। अगर एक्स एक्स वाई हो गया तो ये लड़का मतलब लड़का हो जाता है, मतलब इसका भ्रूण जो होती है बाद में चल के लड़की का रूप लेता है। और एक्स एक्स हो जाता है तो ये मादा का रूप लेती है यानी कि गर्ल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं कहाँ होता है? तो गुणसूत्र जो होते हैं मैं इसकी बात करूँ तो ये कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए तो अच्छा डीएनए जो है अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। चलिए ठीक है, तो ये डीएनए जो होती है इसका फुल फॉर्म जो है यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? पुष्प में जो पौधे हैं, फूल में जो फूल के जो फूली पौधे जो होते हैं उसके नर भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसके नर भाग को क्या कहेंगे? तो पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें यौवन की आयु क्या होती है? यानी कि यौवन यानी कि हम कह सकते हैं लड़कियों में यौवन होती है। लड़कियों के जो किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो उसको हम यौवन शब्द से भी प्रयुक्त करते हैं। तो यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन की जो आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष की होती है। यहाँ से यौवनारंभ शुरू हो जाता है स्त्रियों में, सॉरी लड़कियों में। अंडोत्सर्ग कब होता है? यानी कि अंड जो होता है अंडोत्सर्ग यानी कि अंड का निकलना कितने दिनों के बीच होती है? ठीक है, कितने दिन में ये स्रावित होता है? तो रज्जु धर्म के यानी कि मासिक चक्र के 12 से 14 दिन के बाद ये स्रावित खुद ब खुद हो जाता है। ये नेचुरल है। पुंकेसर के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? तो पुंकेसर का जो अग्रभाग है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे हम? परागकोश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो ये प्रचलन या पोषण या शोषण, शोषण करने से खुद को जीवित रख सकता है, पोषण करने से अपने आप को वृद्धि कर सकता है और प्रचलन करने से एक जगह से दूसरे स्थानांतरित हो, और वो जनन जो है अपने जाति को
संख्या में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होती है। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? लड़कों में जो यौवनारंभ जो लक्षण जो होती है उसको नियंत्रित करने वाले हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं टेस्टोस टेस टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन के कारण से यौवना अवस्था के लक्षण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी थे। निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? यानी कि सीधा ये पूछ रहा है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका 46 हो जाएगा। हाँ, 23 है। तो आप एक बात याद रखना कि जब गुणसूत्र संख्या ना कह के क्या कहे, जोड़ा कहे, अगर जोड़ा कहता है तब हम क्या कहेंगे, तब आप 23 मारोगे, तब 23 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ ये कह रहा है कि संख्या बताएं तो संख्या आपका 46 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अवखंडन। क्या कहते हैं हम? अवखंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को हम क्या कहते हैं? यानी कि द्विखंडन से और बहुविखंडन से जो वंशज उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अनुजात कहते हैं। अब ये कैसा होता है? देखो, जैसे कि हम द्विखंडन की बात कर रहा हूँ, तो द्विखंडन जो होती है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ये अमीबा हो गया, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और ये क्या होता है, ये विकसित होके अपना खुद का एक इसका केंद्रक बढ़ के एक नया संतति का जन्म देती है। एक नया संतति का विखंडन देहांश होकर एक नया संतति को जन्म देती है। तो ये संतति जो बनती है उसको हम अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों के मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? जो पौधे मादा युग्मक होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मादा युग्मक को याद रखना है, युग्मक कह रहा है तो मादा युग्मक को हम, पौधों में जो मादा युग्मक होते हैं उसे हम अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अंडाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है क्या चीज का? युग्मक का या युग्मनज का, अंडाणु का या बीजाणु का? तो आपको याद रखना है कि युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के बाद। अच्छा, युग्मक क्या चीज़ होती है? तो युग्मक हो जाएगा, जैसे मैंने मनुष्य में बताया था कि 46 होते हैं। तो जब एक्स ये वाई ये नर का हो गया, जब ये दोनों आपस में एक साथ रहता है तब इसे हम क्या कहते हैं? ये युग्मक है। क्या कहेंगे हम? युग्मक है, याद रखना है। और एक्स एक्स ये स्त्री का है तब हम इसे क्या कहेंगे? तो भी कहेंगे ये युग्मक रूप में है। ठीक है, युग्मक रूप में। अगर दोनों जब निषेचन हो जाता है तो ये युग्मनज बनाता है और उसी के कुछ दिन बाद इसमें भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स, गोनेरिया और टाइफाइड। टाइफाइड तो है नहीं, एड्स और गोनेरिया जो है, यानी कि ए और बी दोनों आपका आंसर होता है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करें तो शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान, यानी कि शुक्राणु जो है कहाँ पर ये बनता है? शुक्राणु जो होती बनता कहाँ है? तो शुक्राणु के जो संग्रह स्थान है वह एपिडाइडिमियस में बनती है। जो कहाँ उपस्थित होता है? ये एक कोशिका है जो वृषण में उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें तो मनुष्य में निषेचन का स्थान कहाँ है? मनुष्य में जो निषेचन होती है वो कहाँ होता है? तो मनुष्य का निषेचन का जो स्थान होती है ये होता है अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में होती है। चलिए मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है? नर में, अब ये सीधा ये कहना चाह रहा है, अगर मैं बात करूँ तो, कि जैसे कि अब ये शुक्राणु है आपका, सॉरी टेस्ट ये वृषण है, ये वृषण है। ठीक है, और यहाँ से जो है शुक्र वाहिकाएं निकली हुई है जिससे क्या प्राप्त होता है? शुक्राणु मतलब निकलता है, शुक्र वाहिका निकली हुई है। तो परिवार नियोजन योजना के तहत क्या किया जाता है? यानी कि अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि उसको यहाँ से ये शुक्र वाहिका को काट के इधर मूवमेंट कर लिया जाता है, यानी कि सीधा समझो आपकी इधर का रास्ता ही यहाँ पर ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक है। इस साइड को इधर मोड़ के और इस साइड को इस तरह से बेहतर तरीके से इसको सील्ड कर दिया जाता है। इसको ऐसे कहा जाता है कि नसबंदी भी कही जाती है। क्या कहा जाता है? नसबंदी भी कही जाती है। तो नर में जब नसबंदियाँ होती है, यानी कि ये परिवार नियोजन जो होता है, तो इसको हम किस नाम से जाते हैं? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये इंग्लिश नेम है जिसको हम कहते हैं वॉसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉसेक्टोमी कहते हैं। ये इंग्लिश नेम है, वॉसेक्टोमी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? यानी कि गर्भ में जो पल रहे भ्रूण, उसकी पोषण और ऑक्सीजन जो जाती है, प्राप्त उसको होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो वह जो होता है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होती है? तो मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन जो होती है वो ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए उपस्थित कहाँ होता है? तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो जनन की मूल घटनाएं क्या है? जनन जो होती है उसकी मूल घटनाएं क्या है, मतलब वास्तव में जनन में होता क्या है? तो वास्तव में वो अपना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। यानी कि अपना जो डीएनए है, किसी जनक के पास जो डीएनए है वो क्या करता है? अपने आगे वाले आने वाले संतति में उसको ट्रांसफर करता है, यानी कि उसमें लक्षणों को भेजता है ताकि मानव जाति या मानव सभ्यता का विकास होता रहे और ये अपनी जाति को बनाए रखे, इसका अस्तित्व ना खत्म हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एकल जीव जो होते हैं प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है? किस में पूछा है? प्लाज्मोडियम में पूछा है किस विधि के द्वारा जनन होती है। तो इसमें जो होता है बहुखंडन विधि के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? अब गर्भ निरोधक की विधि तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ पुरुष के द्वारा यूज होता है, कुछ महिलाओं में यूज होती है। महिलाओं में है कॉपर टी है, डायफ्राम सॉरी कॉपर टी है, और इसमें गर्भ निरोधक की बात करूँ तो पुरुषों में आपका ऑप्शन सी होता है आंसर सही। चलिए नेक्स्ट की बात करूँ मैं, 62वां क्वेश्चन, कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, डिम्ब वाहिनी में। किसमें? डिम्ब वाहिनी में। देखिए 63वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार अनेक प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि का नाम क्या है? यानी कि सीधा ये कह रहा है कि प्लेनेरिया में किस विधि के द्वारा, अलैंगिक जनन तो होता ही है, लेकिन किस विधि के द्वारा प्लेनेरिया में जन्म लेगा? तो प्लेनेरिया में जो होता है पुनरुद्भव भवन होता है। पुनरुद्भव भवन का मतलब ये चीज़ें होती है कि कोई वस्तु, कोई जीव, उसको यदि कट कर देते, काट देते हैं, तो फिर से अपना स्वतः क्या करता है? एक नया जीव, जैसे कि अब स्टार फिश आपका एक उदाहरण होता है, कुछ इस तरह से स्टार फिश होते हैं। मैं उसकी बात करूं, अगर इसको यहाँ से हम दो भागों में विभक्त कर देते हैं, ये एक अलग होता है, एक अलग होता है, तो ये दोनों जो होते हैं कुछ दिनों के बाद स्वतः एक अपना खुद का क्या कर लेते हैं? एक नया स्टार फिश फिर से बना लिया जाता है। इसी प्रकार लिजार्ड होते हैं, छिपकली, जो घरेलू छिपकली जो होते हैं, उसका पूंछ की मैं बात करूं, अगर ये कट जाता है तो क्या होती है? कटने के बाद कुछ दिन बाद स्वतः ये निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये होते हैं। ठीक है, तो पुनरुद्भव भवन से होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इष्ट जो होते हैं, इष्ट, ये इष्ट युष्ट है, इष्ट को इसका किस किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं? तो इष्ट जो होते हैं किसके द्वारा करते हैं? मुकुलन। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ संधिपाद संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर उगा लेते हैं। इस प्रकार प्रक्रम का क्या नाम है? देखिए संधिपाद का मतलब होता है कि वो कुछ वैसे
कीट पतंग की बात करूँ मैं, संधिपाद का मतलब होता है जैसे कि इधर एक पाँव पाँव है तो जस्ट इधर भी एक हुआ, एक इधर है तो एक इधर भी होगा, संधिपाद उससे ही कहते हैं कि एक इस साइड तो एक उस साइड, दोनों साइड होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम संधिपाद कहते हैं। तो यह जो नष्ट हो जाता है तो किसके द्वारा ये जनन कर लेता है, जैसे अभी मैंने छिपकली के बारे में बात किया था, तो वह जो किसका ये भी उदाहरण हो जाएगा, तो ये भी उदाहरण है आपका पुनरअदु भवन के द्वारा वो अपना खुद से नए पाँव का निर्माण कर लेते हैं। चलिए, मादाओं प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक है कि मादाओं में, अब एक चीज़ और याद रखना कि मासिक चक्र भी जब ये अंडाणुत्सर्जन बंद हो जाते हैं तो मासिक चक्र भी उन लोग का बंद हो जाता है मादाओं में। तो यह कितने समय में हो जाते हैं, कितने वर्ष के बाद, तो यह जो जाता है लगभग 50, हाँ 45-50 के बीच में जो होती है। अगर आपको 45-50 दे रहे तो 45-50 मारिए, अगर 50 दे रहे तो 50 कन्फर्म मारिए, इतने वर्ष के बाद बंद हो जाता है। नेक्स्ट की बात करो तो जनन की किस विधि द्वारा समान गुण वाले जीव की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। विशाल आबादी को यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है एक समान गुण वाले को, एक ही गुण वाले को। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। अभी कायिक प्रवर्धन होता क्या चीज़ है, तो कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। और इससे जो होती है, जैसे कि अब कोई पौधे की बात करें, जैसे आप गुलाब के पौधे को देखे होंगे कि टहनी को काट के उसको लगा दी जाती है, तो एक टहनी पर एक मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है। हर एक पोर्स के बगल मेरिस्टेम होता है, जो मेरिस्टेम सक्रिय होता है वहाँ से एक नया तना निकल के एक नया पौधा का रूप ले लेता है। इसी तरह से एक ईख जो होती है, गन्ना आप देखे होंगे, गन्ना में यही उदाहरण के द्वारा जन्म ले लेता है, ठीक है, मेरिस्टेम के द्वारा होती है। तो ये सब कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विषम परिस्थिति, ठीक है। विषम परिस्थितियों में जीवाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण चढ़ा जाता है, और इस रक्षक आवरण का क्या नाम है। जब बात करेंगे जैसे कि जब उसके उस बीज के अनुरूप वातावरण प्रतिकूल रहता है, यानी कुछ जनन नहीं ले सकता है या अंकुरा मतलब अंकुरित नहीं हो सकता है, कि नया पौधा में नहीं बदल सकता है, तब वहाँ पे उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर एक आवरण चढ़ जाता है, ताकि वो अंदर में जो भ्रूण है वो सुरक्षित रहे। तो इसे जो कहते हैं वो पुट्टी होता है, जो क्या करता है, आवरण के रूप में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। कहा कि निम्न में से कौन उभयलिंगी है। अब उभयलिंगी की बात करूँ मैं, तो उभयलिंगी से याद आपको रखना है कि वैसा जीव जो क्या हो सके, जल में रह सके और स्थल पर भी रह सके। तो आपका इसमें गाय, कुत्ता और मनुष्य स्थल पर रह सकता है, जल में रहना संभव नहीं, तो आपका केचुआ जो होते हैं आंसर करेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो निम्न से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो गाय, कुत्ता, मनुष्य, ये तीनों में आंतरिक निषेचन होती है, और मेढक जो होते हैं इसमें बाह्य निषेचन होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है। कूटबद्ध है यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण जो होती है इसमें किस के कारण अनुवांशिक पदार्थ जो होती है के अंदर प्रोटीन जो उपस्थित रहता है किसमें होता है। आरएनए, डीएनए, कोशिका द्रव्य या सभी। तो मैं इसमें अगर बात करूँ तो वो डीएनए हो जाएगी, जिसमें ये प्रोटीन संश्लेषित होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेकरी बेकरी वाले खमीर, यानी कि जैसे कि पाव रोटी, डबल रोटी जो भी बनता है, बिस्किट उस्किट बनता है, तो उसमें खमीर डाला जाता है। और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है, इसमें किस विधि के द्वारा करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है आपको, ये बेकरी की बात करूं, यानी कि बेकरी में जो डाला जाता है खमीर, मैं उसकी बात करूं, या अमीबा की बात करूं, तो इसमें द्विखंडन विधि होती है। कभी कभी परिस्थिति में अमीबा में बहुखंडन विधि भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुखंडन भी दे सकते हैं, लेकिन कि मुकुलन है जो अमीबा के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। और बहुखंडन दे देंगे तो खमीर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए। और अमीबा में द्विखंडन, खमीर में भी द्विखंडन, ये चलने लायक है।
चलिए अब नेक्स्ट की बात करूँ मैं, तो पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी, मतलब किसके द्वारा इसका खोज किया गया था। तो यह है ट्रेम्बले। ट्रेम्बले ने पुनरुद्भवन का खोज किया था, यानी कि उन्होंने बताया था कि जीवों में जो होते हैं, अगर एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो कुछ ऐसे जीव के अंदर कुछ ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो खुद से अपना नए अंग का विकास कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन में देखूं, तो ये कह रहा है कि किस संरचना द्वारा भ्रूणों को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। यानी कि भ्रूण में जो होती है, ऐसा कौन सी संरचना रहती है माँ के गर्भ, यानी कि भ्रूण और माँ के जो पल रहे हैं बच्चे, भ्रूण जो होती है उसके दोनों के बीच में, यानी कि जो मादा जो खाती है, यानी माँ जो खाती है, वह किस माध्यम से शिशु को, यानी पल रहे जो भ्रूण पल रहा होता है उसको प्राप्त होती है, तो अपरा होता है। ठीक है, अपरा के माध्यम से भोजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करूं, तो एक पौधा जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसमें आपको बताना है कि जड़ के द्वारा जिसका कायिक प्रवर्धन, तो पत्थर चट्टा तो पहले आप कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें किसके द्वारा होती है, पत्थरों के द्वारा, सॉरी पत्तों के द्वारा होती है। ठीक है, और बात करूं मैं गुलाब की, तो तनाव द्वारा होता है, सागौन है। ठीक है, सागौन होते हैं जिसके जड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी जीवित संरचना क्या कहलाती है। नर और मादा का जब युग्मक एक साथ मिक्स होता है, यानी कि संलयन निषेचन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, युग्मनज कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें गुलाब में होता है। अब लियो, गुलाब का क्वेश्चन कर दिया मैंने, पहले ही बता चुका आपको गुलाब में क्या होती है। तो इसमें जो होती है तना के द्वारा इसका कायिक प्रवर्धन होती है। कायिक प्रवर्धन यानी कि जनन का एक माध्यम है, और किसके द्वारा, तना के माध्यम से। चलिए आगे हम बात करें, तो समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। एक ही जैसा जीन जिसमें पाया जाता है, एक ही जैसा सभी में एक ही प्रकार के जीन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन। यानी कि जैसे लोग कहता है ना फोटो कॉपी हो गया, तो वही क्लोन उसी का एक उदाहरण है साइनिज्म से। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उभयलिंगी पौधा कौन सा है। उभयलिंगी का मतलब वो क्या होता है, आप उभयलिंगी जान चुके हैं कौन सा होता है, लेकिन वो उभयलिंग अलग चीज है, ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही पौधे में नर भी उपस्थित होनी चाहिए और मादा भी उपस्थित होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है, कौन हो जाएगा इसका, तो गुलाब तो होगा नहीं, गुलदाउदी तब सब एक लिंगी है, ये आपका सरसों हो जाता है। उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग हो, द्विलिंगी कहो आप या उभयलिंगी कहो। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से अंड प्रजनक है, यानी कि अंड के द्वारा, इसमें से अंड के द्वारा कौन सा प्रजनन करता है, तो ये आपका मेढक होता है। ठीक है, मेढक इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में सजीव प्रजनक है, सजीव, हालांकि तो सब तो सजीव ही है, प्रजनक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सजीव प्रजनक की बात करूं तो ये हो जाएगा गाय। अब गाय कैसे, हालांकि ये सब भी तो सजीव है, लेकिन ये सारा का सारा जो ये उभयचर प्राणी है। उसके बाद ये मछली और एम्फीबिया के अंतर्गत आ जाती है, ये सरीसृप के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन सजीव के मुख्य रूप गाय माना जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिम्बरी नामक संरचनाएं कहाँ पाई जाती है। फिम्बरी जो होती है ये कहाँ पाया जाता है, तो फिम्बरी जो होता है, आप हमेशा याद रखना, अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये अंडाशय में फिम्बरी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग है। ये बुखार तपेदिक ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ। गोनेरिया जो है यौन संचारित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, किसी पादप समूह के पौधे में जननांग पुष्प के भीतर पाया जाता है, मतलब किसी पादप समूह, ऐसा कौन सा, ये जो है थैलोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, रेप्टिलिया होना चाहिए था, मेमिलिया, तो मेमिलिया रेप्टिलिया तो होगा नहीं, ये थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मेमिलिया और रेप्टिलिया ये तो जीव के लिए प्रयुक्त होती है। थैलोफाइटा ये पौधों की समूह है, एंजियोस्पर्म जो होती है ये बीज से संबंधित है। ठीक है,
तो इसमें किसके भीतर पाए जाते हैं? तो ये एंजियोस्पर्म वाले जो पादप समूह होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षण निम्नलिखित में किस हार्मोन के कारण हो जाते हैं? लड़कों में जो यौवना आरंभ शुरू हो जाता है कौन सा हार्मोन के कारण? तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते स्रावित होता है तब उसके शारीरिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग हैं? यानी कि अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग? तो पुंकेसर का तो होगा नहीं, अंडाशय जब भी अब वर्तिका और वर्तिकाग्र यदि याद नहीं रहता तो अंडाशय याद रखना है, और अंडाशय किस में पाए जाते हैं? इस तरीके से में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पायरोगायरा प्रजनन किस विधि से होता है? तो स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा जो होती है खंडन से होता है। खंडन मतलब ये टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर से अपना नया स्वरूप ये निर्माण, हाँ निर्माण कर लेता है। खंड सॉरी निर्माण नहीं करता, मतलब ये खंड में टूट टूट जाता है, ये टूट टूट के एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा प्रक्रम आश्वस्त करता है और पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं के प्रजातियों लुप्त नहीं होगी? यानी कि आश्वस्त करता है, इसमें क्या कहने का मतलब है? कहता है कि पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं की प्रजातियां लुप्त नहीं हो, आखिर क्या इसमें होते रहता है जो लुप्त नहीं होगा? तो वो होता है आपका जनन, जिसके कारण से प्रजाति कभी विलुप्त नहीं होगी। चलिए आगे की बात करूं तो इसमें पूछा वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? कौन अलैंगिक जनन करते हैं? तो आपको पता है कि जो द्विलिंगी होंगे वो कभी अलैंगिक जनन नहीं करेंगे, जैसे सरसों, अड़हुल और आम। और हम पढ़ चुके अभी थोड़ा देर पहले, मैंने गन्ना के बारे में पढ़ा था कि गन्ना में क्या होती है, किसके द्वारा जनन होती है? तो तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इस हिसाब से आपका 89 नंबर आंसर, 89 क्वेश्चन का सी आंसर सही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 90 में ये क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रॉबेरी पौधे के प्राकृतिक जनन। स्ट्रॉबेरिया तो बहुत फेवरेट फ्रूट होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसमें ये कहा गया है कि स्ट्रॉबेरी पौधे में जो प्राकृतिक रूप से जनन जो किया जाता है आखिर उसका जनन की विधि क्या कहलाता है? तो स्ट्रॉबेरी में जो जनन जो होता है वो होता है दाब लगाना। ठीक है, क्या लगाना? दाब। अब चीज दाब लगाना क्या होगा? ये थोड़ा सा नया टॉपिक सा लग रहा है, तो आप एक चीज़ याद रखो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है। अब इसकी एक टहनियाँ जो है नीचे की ओर जा रही है, कुछ इस तरह से, काफ़ी लंबा हो रखा है, इस तरह से नीचे की ओर गया। तो जो इसका मतलब जो उसे क्या कह सकते हैं, जो माली होता है यानी कि जो बगान, इसको गार्डनर जो होता है वो क्या करेगा, इसमें काफ़ी वो ज़्यादा रहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रिलियंट होता है। तो अच्छी तरह से कोई एक ऐसे जगह पे जहाँ से उसे लगे कि हाँ यहाँ से बर्ड निकल सकता है, स्किन को रिमूव कर देता, ऊपर जो स्किन पाया जाता है उसको रिमूव कर देता, और गड्ढा करके ऊपर से मिट्टी डाल के कुछ दिनों तक उसमें पानी डालते रहता। आप थोड़े दिन के बाद उसमें पता चलता है क्या हो गई, जल्दी निकल गया, अब यहाँ से कट करके एक नया पौधा के रूप में इसको हटा लिया जाए, इसे कहते हैं दाब लगाना। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रॉबेरी में पौधे में प्राकृतिक जनन किस विधि से होती है? दाब लगाने की विधि से होती है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधे का जननांग है कहाँ पाया जाता है? तो बस पुष्प में, क्योंकि यहीं से पौधा में जननांग मतलब फल, जहाँ से फल बनेगा जननांग है। सिफिलिस किसके कारण होती है? देखिए क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा रहा है। सिफिलिस जो होती है किसके कारण होती है? तो यह जो होता है जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। एड्स किसके कारण होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बता रखा हूँ कि यह विषाणु के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट है कि अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? तो वह जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। जीवाणुओं द्वारा जनन है, सॉरी बीजाणुओं द्वारा जनन है, जो बीजाणु के द्वारा जनन होते हैं वह जनन क्या कहलाता है? तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। बीजाणु जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक लिंगी पादप जो कमजोर तने वाला और भूमि पर फैलता हो। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वैसा पादप जो कमजोर तना है। अब कमजोर तना के इसमें से
तरबूज का भी है, मकई का तो हो नहीं सकता, मूंग का नहीं होगा, और खीरा, दो है। और वो भूमि पर फैलता है वो, लेकिन है कैसा, एक लिंगी, कंडीशन दिया है, एक लिंगी पादप है। तो इसमें से कौन, या तो तरबूज होगा नहीं तो खीरा होगा। तो इसमें से उदाहरण इसका, सॉरी, आंसर कौन सा हो जाएगा? मैं इसकी बात करूं तब का ये तरबूज और एक खीरा आपका दोनों आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अब देखिए यहाँ जोराम है, इससे पहले मैंने सिर्फ जोराम नहीं था, लेकिन यहाँ पर जोराम दिया था, 23 जोड़ा आपका आंसर हो जाएगा। प्राकोष में होते हैं, प्राकोष में क्या पाए जाते हैं? प्राकोष में रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ, प्राकोष में प्राककण रहते हैं, ठीक है। चलिए, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? ये पुदीना है, हल्दी, अदरक है, सभी है। तो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये सभी में होता है, ठीक है। यानी कि पुदीना का भी, पुदीना की टहनी भी लग सकती है, हल्दी की टुकड़ा, हल्दी का जो तना भाग थोड़ा जो हल्दी होती है उसको लगाया जाता है, अदरक का भी सेम पोजीशन है। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? फूल का ऐसा कौन सा भाग है इसमें से जो फल का निर्माण करता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है अंडाशय, जहाँ से क्या बनती है, फल का बनता है। फूल में नर जननांग किसे कहते हैं? तो पुंकेसर को कहते हैं, नर जननांग है। चलिए, एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण आपका पपीता है। अड़हुल किस प्रकार के फूल है? तो अड़हुल जो है द्विलिंगी है। कैसा फूल है? ये द्विलिंगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो ये हम नर जब भी बात आए, पुंकेसर याद रखना, पुंकेसर यानी पुरुष, पौ से पुंकेसर, पौ से पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग, अब ये बताओ, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंग के बारे में मैंने बताया था कि वैसा जीव जो जल और स्थल दोनों रह सके। तो शेर जल में रह नहीं सकता, बकरी तो रह नहीं सकती, दोनों स्थलीय प्राणी हो गई। मछली की बात करो तो ये जल रह सकती है, स्थल पे नहीं रह सकती। और केचुआ, यानी कि आपका आंसर ये सही होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो जब संलयन होते तो उसको हम क्या कहते हैं? संलग्न, सॉरी, संलग्न होते तो उसे हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जोड़ा नहीं लिखा हुआ तो आप याद रखो 23 जोड़े होते हैं। प्राककोश में क्या पाया जाता है? तो प्राककोश में परागकण का निर्माण होती है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो होती है कहाँ निषेचित होता है? तो वो गर्भाशय में होता है। कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु? अब उभयलिंगी जंतु, इस समय पौधे की बात करते हैं, जंतु हो रखी है। तो केचुआ जो होता है, आप याद रखो उभयलिंगी, यानी कि इसी में जो केचुआ जो होते हैं उसमें दोनों उपस्थित होते हैं। ये इस तरह से केचुआ देखने में होती है, कुछ ऐसा होता है, खंड में बना होता है। तो ये वाले भाग को, जो छोटा वाला एरिया रहता है उसको हम नर कहते हैं, नर भाग होता है। और इस साइड वाले भाग को हम मादा भाग कहते हैं, ये मादा भाग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऐसा पुष्प जो एक लिंगी होगा? तो ये पपीता आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मादा में ऐसा, इसमें चार में से क्या दे रखा है जो जनन तंत्र में उपस्थित नहीं होता? तो वो शुक्र वाहिका है, ये जनतंत्र का भाग नहीं है। फूल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अब फूल के सबसे बाहरी भाग मतलब, फूल के सबसे बाहरी भाग मतलब क्या होती है? तो एक चीज़ आप देख लो, जैसे कि पुष्प होती है, आप देखे होंगे पुष्प जो होती है कुछ इस तरह से पुष्प बन गया, ये पुष्प हो गया, ये पुष्पासन हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, कुछ यूं कट बना रहता है, तो इसी के बारे में पूछा गया। तो ये अंकुरियाँ होती, कहीं अंकुरिया रहता है, कहीं बाह्य दलपुंज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज भी इसे ही कहते हैं। शुक्राणु बनता है, कहाँ बनेगी शुक्राणु? तो ये वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन होती है किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन की विधि के द्वारा हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होगा, तो वो ईस्ट में आपका हो जाएगा, जो बड बना के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होगा, अंडाणु का निषेचन कहाँ होती थी, फिलिपियन नलिका में। अंडाणु का निषेचन फिलिपियन नलिका में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होगी, तो यह जो होगा फूलों के द्वारा उपस्थित होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन हाँ लैंगिक जनन होता है, बस सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा शब्द का अंतर है। तो यह जो होता है फूलों के द्वारा होती है, तो रिपीटेड हो गया। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये बहुत बार रिपीट है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगी। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होती है वो मुकुलन के द्वारा किस में होता है, मुकुलन यानी कि ईस्ट हो जाएगा, जो एक बर्ड निकल के नए प्रजाति का निर्माण कर लेता है, नए जीव बन जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। गुणसूत्र जो है कहाँ पाए जाएंगे, तो ये केंद्रक में। द्विखंडन होता है, द्विखंडन के द्वारा किसमें जनन होगा, इसमें सभी में, तो द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होती है। किसमें होगा, अमीबा में जनन होती है। नेक्स्ट की बात करूँ तो ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। 124वां क्वेश्चन है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो ये कवक, कवक वर्ग का है। ठीक है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, पुष्प के केंद्र में जो मादा जननांग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्त्री केसर कहते हैं। आप याद रखोगे, ये नंबर आपका ऑप्शन सही है, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर कि पौधों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं। जो पौधों में मादा युग्मक बनता है उसे हम क्या कहेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसे हम बीजांड कहते हैं। जब युग्मक बनता है पौधों में तो उसे हम मादा युग्मक बनता है तो बीजांड कहलाता है। उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन सा नहीं है, तो उभयलिंगी जंतु की जब बात करें इसमें कौन नहीं है, तो मछली नहीं है, उभयलिंगी मछली नहीं है। क्वेश्चन कुछ रॉन्ग सा लग रहा है। पूछा उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी द्विलिंगी,